औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हमारी प्रॉपर जो हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप है उसका आगाज़ हम करेंगे। तो हमने शेड्यूल और टाइम टेबल को जो है ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस कर लिया था, और जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्स हैं उनको ये सब मिल चुका होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स की सूरत में। तो आज हमने अपनी पहली क्लास जो है प्रॉपर हॉस्पिटल फार्मेसी की स्टार्ट करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉस्पिटल फार्मूलरी का है, ठीक है। तो जितनी भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपके पास इस टॉपिक से मुतल्लिक होनी चाहिए, इंशाल्लाह इसमें तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कॉपीज़ आपने अपने सामने रखी होंगी। जिस तरह इससे पहले हमारा आईपीसी कोर्स हुआ है उसको भरपूर तरीके से समझा होगा, बिल्कुल इसी तरह आपने हॉस्पिटल फार्मेसी को भी समझेंगे, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपके सामने टर्म रखता हूँ हॉस्पिटल फार्मेसी, देखें इस वक्त जो लोग इंटर्नशिप में मौजूद हैं उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एमबीबीएस के भी हैं, बीडीएस के भी हैं, एमएलटी के भी हैं, नर्सिंग के और फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब क्लियर नहीं है। तो मैं आपको सारी डेफिनेशंस बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर्स के भी स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है। तो हम इस अंदाज से चलेंगे कि ताकि हम सबको वो तमाम बातें जो हैं वो समझ में आ जाएं, ठीक है बेटा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी, के हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, तो हम कहते हैं सर वो फार्मेसी जो हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर मौजूद होगी उसे हम नाम देंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ हॉस्पिटल जो इन पेशेंट के लिए होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी इन पेशेंट्स के लिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल की बात करूँ, अगर उसमें आपको एक फार्मेसी नज़र आ रही है जिसमें आप भी जाकर कोई दवा ख़रीद सकते हैं, तो वो जो है हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं है, यानी कि वो हॉस्पिटल में नहीं आएगी बल्कि वो आएगी कम्युनिटी या रिटेल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है इंटरनल फार्मेसी होती है, और जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं सिर्फ उनको ही मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह रिटेल और कम्युनिटी की जो हाँ अगर बात करें तो इस पे भी हमने इंशाल्लाह एक कोशिश करेंगे कि इंटर्नशिप जो है 1 वीक रख ली जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी वो इसी पर होगी हमारी, ठीक है। तो पहले हमारा बेसिक जो डिफरेंस है कि डॉक्टर्स का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है फार्मासिस्ट के साथ पेशेंट के लिए, जो इस हॉस्पिटल के मरीज़ हैं जिनको हम नाम देते हैं इन पेशेंट्स का। तो इस फार्मेसी को हमने नाम दिया है किसका, हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आता है सर व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मूलरी, ठीक है, क्या ये अलग चीज़ है। तो पहले बेटा इसके वर्डिंग से हम समझते हैं। द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म द फार्मूलरी इज़ अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर यूज एट हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम। हॉस्पिटल में जो जो दवाएं मौजूद हैं इस्तेमाल करने के लिए इस लिस्ट को जो हम नाम देते हैं वो हॉस्पिटल फार्मूलरी का नाम देते हैं, ठीक है। तो जितने भी फार्मासिस्ट इस वक्त मुझे सुन रहे हैं आपकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि लिस्ट को मेंटेन करना आपका काम होता है, ठीक है। और जितने भी डॉक्टर हजरात एमबीबीएस एमएलटी बीडीएस और नर्सिंग के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि दवा को प्रिस्क्राइब करने से पहले, डिस्पेंस करने से पहले या पेशेंट को देने से पहले आपको फार्मूलरी को चेक करना लाजमी होता है, ताकि आपको पता हो कि जो मेडिसिन आप डिस्पेंस करने जा रहे हैं वो फार्मूलरी में मौजूद है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एंटीबायोटिक देनी है, डॉक्टर ने कर दी है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी है, ठीक है। तो नर्सिंग स्टाफ अब जा रहा है एंटीबायोटिक लेने के लिए और उसे मालूम ही नहीं है कि हॉस्पिटल फार्मूलरी में वो दवा मौजूद भी है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर हजरात और जितना भी एमबीबीएस हैं, ठीक है, नर्सिंग और एमएलटी स्टाफ है, यानी कि इनको पता होना चाहिए कि फार्मूलरी में कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेटा ये कनेक्शन हमारा होने जा रहा है आप तमाम लोगों का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, फार्मासिस्ट का और जितने भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है सबका हमने कनेक्शन रख लिया है, ठीक है, आज के इस सेशन में, ठीक है। अगला सवाल आता है कि सर व्हाट इज़ रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी,
ठीक है। हम कहते हैं कि सर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ द व्हीकल बाय विच द मेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टाफ्स मेक यूज़ ऑफ द सिस्टम। जैसे बेटा हम कहते हैं कि इस वक्त एक हमने ब्रिज बना लिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, ठीक है। आप एक सेम ऑर्गेनाइजेशन से भी होंगे, एक दूसरे को जानते भी होंगे, ठीक है। तो आज के बाद एक तल्लक बिल्ट हो जाएगा कि एक अच्छा फार्मासिस्ट से पूछना ज़रूरी है कि दवा अवेलेबल है भी या नहीं, उसी डोज़ में मौजूद है भी नहीं जिस डोज़ में आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बड़े एहतियात के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो अक्सर मैं अपने सेशन में करता हूँ कि अगर एक स्ट्रेंथ की दवा नहीं मिल रही तो कहा जाता है कि दवा दो इस्तेमाल कर ली जाए, यानी कि एक नहीं मिल रही तो एक और साथ मिलाकर दो, यानी कि दो इस्तेमाल कर ली जाए या तोड़ कर दवा को इस्तेमाल कर ली जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक टैबलेट है, वो 4 mg की है, ठीक है, वो मैंने लेनी है और 8 mg की अवेलेबल है, तो अक्सर हम देखते हैं कि उसको हम तोड़कर खाने की इजाज़त दे देते हैं। तो बेटा ये फार्मास्यूटिकली प्रैक्टिस में गलत माना जाता है, क्योंकि कंपनी ने कई दवा को एक साथ टेस्ट किया होता है। इससे पहले हमारा इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर टैबलेट हुआ है। अगर आपने वो सेशन नहीं लिया, वो कोर्स नहीं लिया, तो हमने इस चैनल पर अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको लाजमी देखें। उसमें हमने सारी बातें डिस्कस की हैं कि कैसे कंपनी मेडिसिन बनाती हैं, उसकी कैसी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको एश्योर करते हैं, वो सारी बातें आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसकी अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक बिरयानी का पैकेट है, वो दो लोगों ने मिलकर ख़रीदा है 60 रुपये मिलाकर, ठीक है। तो आपके पास आया तो आपने कहा आधा तू रख ले और आधा मैं रख लूँ, बगैर पैकेट को खोले, तो वो कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं होगा। देखें वो कहेगा कि आलू वहाँ जा सकता है, बोटी वहाँ जा सकती है, ठीक है, कुछ मसाले ज़्यादा उसमें जा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बातें खोलने के बाद फ़ैसला करेंगे कि आया हमने उसको देना है या नहीं देना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही दवा का है कि कंटेंट जो है वो पूरी दवा में मौजूद होता है, ठीक है। किसी कॉर्नर पर कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी कॉर्नर पर कंटेंट कम होता है, दरमियान में ज़्यादा होता है, यानी कि कंटेंट पूरे मेडिसिन में अगर 8 mg की टैबलेट है तो उस पूरे में यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हम हॉस्पिटल फार्मूलरी को पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी दवा हमारे पास मौजूद है, कौन सी हमने डिस्पेंस करनी है, उसी स्ट्रेंथ में मौजूद है, उसी डोज में मौजूद है, ठीक है। तो ये था बेटा इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि सर हॉस्पिटल फार्मूलरी के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो आपके पास बेटा प्रोक्यूरिंग होता है, ठीक है, प्रेस्क्राइबिंग होता है, डिस्पेंसिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफ ड्रग, ठीक है, अंडर नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है। और जहाँ ये इसके ट्रेड नेम मौजूद हों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आगे जाकर आपको एक लिस्ट बनाकर बताऊंगा कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं हमें हॉस्पिटल फार्मूलेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो बेटा आगे मैं बात करता हूँ। मैं हिस्ट्री का बड़ा शौकीन हूँ। आपने अक्सर मेरी पोस्ट अगर आपने सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो किया हुआ है तो देखी होगी ज़्यादा हिस्ट्री पर होती हैं, इसलिए मैं अक्सर अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा आपको हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने भी मैं हिस्ट्री को ज़रूर रखूँगा। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने एक हॉस्पिटल है, पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल को अगर आपको शौक़ है हिस्ट्री पढ़ने का, देखने का, तो ये हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का बानी कहलाता है, ठीक है। तो इट वाज 1751 जब पहली मरतबा इस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी का आगाज़ किया गया था। दिस कल्टिवेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। It was not until 1751 after Benjamin Franklin and Dr. Thomas Bond founded the first hospital in the British colonies that was Pennsylvania Hospital, ठीक है। और यहीं पर पहले आइडिया दिया गया था कि हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। तो वो तमाम हजरात जो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के हॉस्पिटल फार्मेसी में इंटर्नशिप के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल से आगाज़ किया गया था और ये हॉस्पिटल हमारे जहनों में ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर सवाल आता है सर हु वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखिए चांद पर पहले कौन गया था, हम कहते हैं सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वैसे ही मेरा सवाल है कि पहला हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन था, ठीक है। तो इट वाज जोनाथन रॉबर्ट्स, ठीक है, जो इस
हॉस्पिटल में पहले फार्मासिस्ट को हायर किया गया था वो था जोनाथन रॉबर्ट्स, ठीक है, इन 1752 में। मैंने बहुत कोशिश की है इनकी तस्वीर को ढूंढने की, लेकिन मुझे मिली नहीं, क्योंकि उस वक्त स्केचेस मौजूद थे, इसलिए कोई क्लियर फ़ोटो नहीं मिली। तो आपका ये होमवर्क भी है, सुन लें, ठीक है। ये होमवर्क है कि आपने इसकी एक तस्वीर ढूंढनी है, ठीक है, मिल जाए तो मुझे वो व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। एक होमवर्क आपका ये, एक और होगा वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये वो आदमी था जिसने हॉस्पिटल फार्मेसी का आगाज़ किया था। जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि फार्माकोपियाज़ जितने भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये वो उन तमाम स्टैंडर्ड्स को लाजमी इसने इसमें से गो थ्रू किया होगा, इनमें से गुज़रा होगा, ठीक है। मुझे याद है ये वो दौर है, ये जो दौर गुजरा है ना 70 के एंड होने का और 18 के स्टार्ट होने का, बड़ी इन्वेंशन हुई हैं इन दौर में, ठीक है। अगर बात करें वैक्सीन्स की तो 1795 में जो है एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो ये वो दौर था जिसमें वैक्सीन्स बनाई जा रही थी, ठीक है। तो मैं बहुत कीनली इन वक्तों को पढ़ता हूँ, और याद रखिएगा जिस वक्त डेवलप हो रही होती है किसी चीज़ की तो वो चीज़ें उस वक्त वैसी नहीं होती जैसी आज आप देख रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने वैक्सीन बनाई थी तो 1795 में, तो कोई स्टरलाइजेशन के तरीके मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो सुराही में उन्होंने पहले अपनी वैक्सीन बनाई थी और जो रोशनदान के ज़रिए उसको ऑटोक्लेव किया था, ठीक है। तो आज बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी आप पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये भी उस वक्त ऐसी नहीं होगी उसमें, क्योंकि एडिशंस होती जा रही हैं, उसमें कोई नई चीज़ें आप ऐड करते जा रहे हैं, तो लिहाजा आज के हॉस्पिटल फार्मेसी भी वैसी नहीं है जिस वक्त हॉस्पिटल फार्मेसी हुई थी, ठीक है, इन्वेंट हुई थी जब इसका कंसेप्ट दिया गया था, ठीक हो गया। तो फिर आपको एक बार रिमाइंडर बेटा बताता चलूँ कि ये जो इंटर्नशिप है जो हम कर रहे हैं हर मर्तबा की तरह सर्टिफाइड है, ठीक है। इस इंटर्नशिप को भी हमने सर्टिफाइड ही रखा है, और इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको 100% जो है अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। होमवर्क्स होंगे साथ में, और जो एक लास्ट पे टेस्ट लिया जाएगा उसको आपने क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन मिल गया होगा। आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करें और अपना नाम लिखें यूनिवर्सिटी के साथ, और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो अनरजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो भी अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट करें, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो जो अटेंडेंस का टाइम है वो हमने ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस कर दिया है, तो कब तक कंसिडर की जाएगी होमवर्क और अटेंडेंस। तो आपने अगर वो वीडियोस भी नहीं देखी तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो जो अनरजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है वो हमसे रब्ता करें ताकि हम उनकी रजिस्ट्रेशन भी कंफर्म करें, क्योंकि आज लास्ट डेट है, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन को क्लोज़ कर देना है, ठीक है बेटा। आगे बेटा हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी के मतलब, तो हम उसको देख लेते हैं। तो हम उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है क्लोज्ड फार्मूलरी, ठीक है। और लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस विच लिमिट्स एक्सेस ऑफ प्रैक्टिशनर टू some medications. A closed formulary may limit drug to specific physicians patient care areas or disease states via formulary restrictions. मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ऑपरेशन थिएटर है और उसमें जो डॉक्टर्स मौजूद है उसको जो दवाएं चाहिए, मैं कहूँगा कि वो क्लोज्ड फार्मूलरी है, क्योंकि वो सिर्फ ओटी का डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है। ऑपरेशन थिएटर के जो डॉक्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई ओपीडी का डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसने एनेस्थीसिया करना है तो वो ओपीटी ने करना है, ठीक है, ना कि ओपीडी ने करना है, ठीक है। तो इस वक्त जो ओटी में जो मेडिसिन इस्तेमाल होंगी, दवाएं इस्तेमाल होंगी, उसको मैं नाम दूंगा क्लोज्ड फार्मूलरी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग फार्मूलरी। अ फार्मूलरी इज़ अ कंटिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशंस रिप्रेजेंटिंग द क्लिनिकल जजमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, physicians and other experts in the diagnosis, treatment of disease and prevention of health, ठीक है। देखिए डॉक्टर्स के साथ फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस फार्मासिस्ट के पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मासिस्ट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर फिजिशियन ने ही सब कुछ लीड करना होता है, ठीक है। जैसे हम अक्सर औक़ात देखते हैं तो हम
तो वहाँ पर एक लिस्ट तैयार होती है जो एक फार्मासिस्ट को याद होती है, ठीक है। आपको पता है इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप अपना दूसरा होमवर्क जो है वो सुन लें। पहला होमवर्क आपका ये था कि आपने क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी पिक आपने ढूंढनी है, और दूसरा ये है कि आपने अपने घर में मौजूद मेडिसिन हैं, कम से कम 15 मेडिसिन हैं, उनकी आपने फार्मूलरी जनरेट करनी है, ठीक है। तो उस फार्मूलरी में आपने क्या क्या लिखना है, ड्रग का नेम लिखना है, ठीक है, उसकी फार्माकोलॉजिकल क्लास लिखनी है, उसकी इंडिकेशंस लिखनी है, और उसके साथ उसके यूजेस लिखने हैं, ठीक है। और साथ में अगर हो जाए तो अडल्ट डोज भी लिख लेना, ठीक है। तो ये 4-5 बातें उसमें लिखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या लिखना है, ड्रग लिखनी है, ठीक है। ड्रग के बाद आपने उसकी एडल्ट डोज लिख लेनी है, ठीक है। एडल्ट डोज लिखने के बाद आपने उसकी इंडिकेशंस लिख लेनी है, उसके यूजेस लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लेनी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड होमवर्क होगा, ठीक है। तो इससे आपका ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं और कौन कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ड्रग मोनोग्राफ की, ठीक है। इसको हम बेटा इंसर्ट भी कहते हैं, लीफलेट्स भी कहते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं जब हम मेडिसिन का एक पैकेट ख़रीदते हैं, मेडिसिन का एक लेते हैं, तो उसमें से एक हमें पेज में निकलता है जिसको हम इंसर्ट्स या लीफलेट्स कहते हैं। तो उस पर क्या क्या लिखा होता है वो हम पहले वर्डिंग के फॉर्म में देखते हैं, बाद में हम उसको समझेंगे। इट इज़ अ रिटर्न ऑन बेस्ट वैल्यूएशन ऑफ अ स्पेसिफिक medication. This document includes the drug name, therapeutic class, pharmacology, indications for use, summary of clinical trial, pharmacokinetics, dynamics, adverse effect, drug interaction, dose regimen and cost, ठीक है। तो हॉस्पिटल ये तमाम चीज़ें उस लीफलेट पे मौजूद होती हैं, ठीक है, जो हमने अभी देख ली हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो क्या करता है, इन इंसर्ट्स और लीफलेट्स की भी एक फ़ाइल बनाकर रखता है, और बाद में इसको फ़ारिग वक्त में इनको पढ़ता रहता है, ताकि उसको मालूम चलता रहे कि कौन कौन सी दवाएं कब इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे भरपूर इस्तेमाल की जा रही होती है। तो याद रहे बेटा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है 5 साल से अगर कम उम्र बच्चों को दी जाती है तो ये कार्टिलेज डैमेज करना शुरू को हो जाते हैं, इसमें कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अगर ये बात स्टार्ट हो ही गई है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, तो इसकी मैंने बता देता हूँ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, कि 2008 में जो है ना एफडी ने इस पर वार्निंग भी दी थी, ठीक है। तो उस जो वार्निंग दी थी उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट यही बताया गया था कि ये टेंडन को रैप्चर करती है और कार्टिलेज को डैमेज कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो है 2011 में यानी कि 2011 में माइस्थीनिया ग्रेविस इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट बताया गया था, जिसमें बताया गया था विजन प्रॉब्लम थी, वीकनेस हो जाती है, ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उसने फिर वार्निंग एफडीए ने दी, क्योंकि डॉक्टर हजरात बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करवा रहे थे, तो उसने फिर वार्निंग दी कि 2013 में यानी कि 2013 में कि ये आपकी नर्व्स को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। और 2016 में उन्होंने फिर वार्निंग दे दी कि ये यूटीआई के इन्फेक्शन काज करती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस को यानी कि ये काज बन सकती है, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस का काज बन सकती है, ठीक है। उसके बाद 2018 की बात करें तो 2018 में, ठीक है, उसने बताया कि हमारी जो मेन मसल्स है ना, जो ब्लड को बॉडी तक पहुंचा रही होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करती हैं, उसको इनलार्जमेंट कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो ये उसने वार्निंग्स दी थी, तो इसके बावजूद जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं इसको काफ़ी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप में से जितने हजरात डॉक्टर हजरात हैं शामिल हैं एमबीबीएस हैं, तो काइंडली आप भी इस पर गौर व फिक्र करिए प्रिस्क्राइब करने से पहले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग थेरापी गाइडलाइंस की, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द इंडिकेशन, डोज रेजिमेन, ड्यूरेशन ऑफ थेरापी, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स में यानी कि कब देनी है दवा, कितनी देर बाद देनी है दवा, किस दवा के साथ कौन सी दवा देनी है, दवा को
कितने देर बाद देना है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास पहले से एक डाटा तैयार होगा, ठीक है, उसके मुताबिक फिर आपने ये सारा कुछ करना होता है। देखिए बेटा, ये एक आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप किसी भी शोबे में यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हुआ करें, ठीक है। तो ये उस वक्त अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप नहीं वहाँ पे देख रहे हैं तो आप उनको कहें सर मैं ये आपको बनाकर दूंगा, ठीक है। तो जब ये आप उसको बनाकर दे देते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, आप उनको बनाकर दे देते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिक जो है रेपुटेशन जो है वो हॉस्पिटल में इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ज़िम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है और इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी है उन्होंने हॉस्पिटल में की होती हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो आपकी कैटेगरी का रैंक भी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं ड्रग यूज़ एवेल्यूएशन, ठीक है। अ प्रोसेस यूज टू असेस द appropriateness of drug therapy by engaging in the evaluation of data on drug use in a given healthcare environment against predetermined criteria and standards, ठीक है। तो अब क्या करना होता है कि लोगों से फीडबैक्स लेना स्टार्ट करना शुरू कर दें, यानी कि दवा आपने दी है, पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। जब वो हॉस्पिटल से जा रहा है तो आपने पेशेंट से उससे फीडबैक लेने हैं, ठीक है, उसको भी आपने एवेलुएट कर लेना है, ठीक है। डेफिनेटली जब आप अपने हेल्पिंग स्टाफ्स का सहारा लेना स्टार्ट करते हैं, उसका सहारा लेते हुए फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है कि बेटे डायग्नोसिस रिलेटेड DUE का मतलब वो ड्रग यूज़ एवेलुएशन, ठीक है। ड्रग यूज़ एवेलुएशन कंप्लीटेड ऑन पेशेंट्स विद द स्पेसिफिक डिजीज स्टेट और डायग्नोसिस, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इन पेशेंट्स विद कम्युनिटी एक्यूट अमोनिया, ठीक है। देखिए COPD यानी कि ये COPD कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या फिर नमूनिया का आपके पास पेशेंट है, तो आप उसमें एंटीबायोटिक उसको यूज़ करवा रहे हैं, तो आपने इसके इफ़ेक्ट को चेक करना है, उसके ब्लड लेवल को मॉनिटर करना है, एवरीथिंग उसकी चेक करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने नोट करते जाना है, ठीक है। तो बेटा ये जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है ना, ये ऐसे नहीं बनती, इनके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान होती है। जैसे कि हमने बात की कम्युनिटी एक्यूर्ड निमोनिया, तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं हम क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक है ये, ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइसेस ऐसे ही नहीं बन जाती, ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर एक सवाल मैं आपके जहन में छोड़ रहा हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं, ठीक है ना। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है? मैं इस वक्त आपकी चैट देख रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जैसे आप एक फ़िज़िकल क्लासेस ले रहे हों। बेटा मैंने इस सेशन कोशिश पूरी की इस बार भी कि इसको ऑनलाइन रखूं, लेकिन नहीं रख सका क्योंकि इस वजह कुछ ना वीक से जो हम इंटरनेट का इशू आ रहा है इधर हमारी साइड पे, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि कोई क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेक्चर्स का और सब चीज़ें समझने का वो मज़ा ख़राब है। तो इस वजह से ये भी हमने प्लान जो है ऑनलाइन जो है लाइव का जो है सिलसिला मिस कर दिया, ठीक है। तो मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, आप हमें चैट करें कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में देनी चाहिए या नहीं। तो 99.99% कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, जबकि मैं कहता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देनी होती हैं। आप लोग जो है ना एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल को मिक्स कर रहे हैं। देखें एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक और द मेडिसिन विच इज़ गिवन अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें जो इसकी टाइप्स में आ जाती हैं, एंटीवायरल भी आ जाती हैं, एंटी मलेरियल भी आ जाती हैं, ठीक है। आप ही ये वर्ड को मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने ये WHO की वेबसाइट पे भी देखा है कि नहीं देनी चाहिए एंटीबायोटिक एंटीवायरल इन्फेक्शन में, तो मेरा सवाल उनसे भी है। लेकिन किसी भी बात को हम कुल्लन हतमा नहीं समझ लेते, बल्कि साइंस में हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद होती है कि आप सवाल करने की और सोचने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है बेटा। तो एंटीबायोटिक्स होती है ये इस्तेमाल की जा सकती हैं एंटीवायरल में, बल्कि एंटीबैक्टीरियल नहीं यूज़ की जा सकती, ठीक है। फिर आते हैं बेटा प्रिस्क्राइबर रिलेटेड DUE, ठीक है। अ ड्रग यूज एवेल्युएशन कंप्लीटेड ऑन पेशेंट्स मैनेज्ड
by a specific physician or physicians group. For example, selected antibiotics may be limited to infectious disease specialist. ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा मैं आपको बताता चलूँ, एक जो है पार्टिकुलर बैक्टीरिया की मेडिसिन यूज़ कर रहा है, यानी कि एक ख़ास बैक्टीरिया उसके स्पेसिफिक मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो एक जो है एक ग्रुप मौजूद है, ठीक है, एंटीबायोटिक का, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो आप सेम दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना, प्रिस्क्रिप्शन को भी आप उसमें एवेलुएट करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक फार्मासिस्ट के बहुत रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास फोकस पीडीएस है, यानी कि पीडीएस का मतलब क्या होता है, प्लान डू स्टडी एंड एक्ट। यानी कि एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन बनानी है, मेडिसिन का आपने प्लान किया, फिर उस पर टेस्टर्स की, फिर दोबारा उसकी स्टडी की, स्टडी करने के बाद दोबारा उसमें जो मॉडिफिकेशन करनी है वो भी आपने कर देनी है। ठीक है, होती हैं। तो फोकस पीडीएस पढ़ते हैं अगर इसकी वर्डिंग, अ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट मॉडल यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सिस्टम। इट इंक्लूड्स द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एलिमेंट्स of measuring the output of the process and modifying the process to improve the output। ठीक है, आउटकम या आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का मतलब था जैसे हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारे पास अगर 100 पेशेंट्स आए हैं, यानी कि 100 पेशेंट्स आते हैं, तो देखना यह कि उनमें 100 में से कितने ठीक होकर जा रहे हैं, कितने यानी कि क्योर होकर जा रहे हैं, कितने उस बीमारी से महफूज होकर जा रहे हैं। ठीक है, कितनों की डेथ हो रही है। ठीक है, तो में से खुश होकर जा रहे हैं होते हैं। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल का अगर किसी की डेथ हो रही है जिनकी, तो वो हॉस्पिटल का सिस्टम तो नहीं ख़राब, या हॉस्पिटल के फ़्लो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, या फिर उस डिज़ीज़ से, मिसाल के तौर पर अगर हम कोविड की बात करें, तो कोविड के पेशेंट की जब डेथ हो रही थी हॉस्पिटल में, डेफिनेटली हम हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोविड के पेशेंट को रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इट वॉज़ अ चैलेंज टू ट्रीट दैम। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम पेशेंट को ट्रीट करें। ठीक है, तो ऐसा ईज़ ऑफ मॉडल भी कौन बना कर देगा, ऐसा मॉडल एक कमेटी बना कर देती है। ऐसी कमेटी में एक डॉक्टर मौजूद होता है, नर्सेज मौजूद होती हैं, एमएलटी के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, उसमें टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं, कमेटी में फार्मासिस्ट मौजूद होता है। इसलिए इंटर्नशिप हमने सब के लिए ओपन रखी थी कि ताकि वो लोग भी जान सके कि कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें उन्हें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फार्मूलरी रेस्ट्रिक्शन की। द एक्ट ऑफ लिमिटिंग द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक फार्मूलरी मेडिकेशंस टू स्पेसिफिक फिजिशियंस बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ ई.जी. कार्डियोलॉजी। मिसाल के तौर पर एक कार्डियोलॉजी का पेशेंट है, तो देखें बेटा निट्रोग्लिसरीन सबके पास नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ उसी के पास होनी चाहिए जो इमरजेंसी में कार्डिक पेशेंट को डील कर रहा होता है, जैसे कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या कोई एनेस्थीसिया करना है, तो ओपीएम भी सबके पास नहीं होनी चाहिए, तो इनको भी कंट्रोल करना लाजमी होता है। ठीक है, ये सारे कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, तो इन पर भी हमारा एक सेशन है, इंशाल्लाह वो इसी इंटर्नशिप में हम करेंगे, इसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा फार्मूलरी सिस्टम, an ongoing process whereby a healthcare organizations through its physicians, pharmacists and other healthcare professionals establish policies on the use of drug products and therapies and identifies drug products and therapies। तो ये सिस्टम कौन बना कर दे रहा है, तो ये सिस्टम आप खुद बना रहे हैं, जिसमें आप फार्मासिस्ट मौजूद है, फिजिशियन मौजूद है, नर्सेज मौजूद हैं, ये सब मिलकर एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फार्मूलरी सिस्टम का। तो हेल्थ सिस्टम बोर्ड, तो हॉस्पिटल में एक हेल्थ सिस्टम बोर्ड भी होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बेटा, तो इसमें जो हेल्थ सिस्टम बोर्ड में क्या होता है, हेल्थ सिस्टम बोर्ड में एक फार्मासिस्ट को भी अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है। वो कब करेगा, जब उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, वो आगे चीज़ों को कैसे लेकर चलना होता है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये भी हॉस्पिटल में मौजूद होती है, तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं जो वो मिलकर ये कमेटी बनाते हैं। ठीक हो गया। मेडिकेशन यूज़ रिव्यू, a performance improvement method that focuses on the evaluating and improving medications use processes with the goal of optimal patient outcomes। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल के साथ हर बात को समझा रहा हूँ जो इन्हीं से निकली होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी हॉस्पिटल में तो ऐसा हुआ होगा कि जब हेपेटाइटिस सी के लिए इंटरफ्यूरॉन्स के इंजेक्शन लगते होंगे,
तो वो पेशेंट की कंप्लेन लेकर आते होंगे आपके पास कि सर इसके बाद हमें शदीद बुखार हो रहा है, कब्र में शदीद दर्द हो रहा है, तो हमें हेपेटाइटिस से तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप इंजेक्शन देते हैं, दवा देते हो, तो हमें ये सारी सिम्टम्स नज़र आ रही हैं। तो फिर तो लोगों ने एक मालिक्यूल की तरफ गए, नए मालिक्यूल बनाने की तरफ गए, इसीलिए तो आज थेरापी जो है वो बहुत आसान हो गई है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की, ठीक है, तो इसमें क्या एलोपेरिनोल के बाद हम आए फेबोक्सोस्टेट की तरफ आए हैं, ठीक है, फिर फेबोक्सोस्टेट के बाद फिर हम एलोपेरिनोल की तरफ आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर मेडिकेशन का जो है यूज़ ऑफ रिव्यू लिया जाता है, ठीक है, तो मेडिकेशन का यूज़ रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं ना बेटा, तो इस तरह करेंगे कि आपने वहाँ आप पर ही काम नहीं करना, हॉस्पिटल में ही जॉब नहीं करनी, बल्कि अपने ऊपर भी मेहनत करनी है। मैं हर सेशन में अपने बच्चों को बताता हूँ कि मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब बताता चलूँ कि बस रट्टा लगाते जाना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, बातों को समझ समझ कर उसको उस पर काफ़ी मेहनत करके आगे निकलना है। ये नहीं भी अपने रट्टा लगाना है, रट्टा लगा के अपनी डिग्री करनी है, डिग्री करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फारिग है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हॉस्पिटल्स में काम करें, अदर्स कंट्रीज़ में जाएं, वहां जाकर नौकरियां करें, वहां के एग्ज़ाम पास करें, MOH दें, हॉट दें, DAH दें, ठीक है, उनको पास करें और वहां जाकर अपनी जॉब्स करें, ठीक है। आगे हम बेटा बात करते हैं नॉन फार्मूलरी एजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अ मेडिकेशन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्रग फार्मूलरी, दिस मे बी ड्यू टू द medications not being considered but the P&D कमेटी चूजिंग नॉट टू एड इट। अब P&D कमेटी कौन सी होती है? फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल में, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक OTC मेडिसन है, ठीक है, तो P&T जो कमेटी है वो कह रही है कि हमने इसको फार्मूलरी में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एक उसके अलहदा से फ़ोल्डर या फाइल बना लेंगे, या एक अलहदा से कॉलम बना लेंगे, उसमें लिख लेंगे नॉन फार्मूलरी एजेंट, तो उसमें इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये था नॉन फार्मूलरी एजेंट के बारे में, ठीक है। ओपन फार्मूलरी में बात करते हैं, अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस विच हैज़ नो लिमिटेशन। मिसाल के तौर पर OPD का अगर जनरल फिजिशियन बैठा हुआ है, तो वो आपको आपने जो भी ऑर्डर करना है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपन फार्मूलरी है, यानी कि जो कुछ भी आपने उससे कहना है कि वो आपको दे देगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर एंट्री रूल्स की। लॉजिक इस्टेब्लिशमेंट विद इन द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्डर एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। अगर मैं लाहौर की एग्जांपल दूं, जनरल हॉस्पिटल जिसमें एक पूरा सिस्टम मौजूद है दवाओं की एंट्री का, दवाओं की एग्ज़िट का, तो इस सिस्टम की वजह से एक फार्मासिस्ट बता सकता है कि हमारे पास कितनी दवाएं मौजूद हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आउटकम असेसमेंट। जो हम पेशेंट से हमें आउटकम मिलती है, ठीक है, उसके फीडबैक्स मिलते हैं, उसको हम नाम देते हैं आउटपुट असेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पॉपअप्स की। इंफॉर्मेशन डेट अपीयर्स ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर व्हेन स्पेसिफिक एक्शंस आर टेकन। मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि आपने अगर वारफारिन के साथ कोई और एंटीकोगुलेंट दे दिया, तो सिस्टम आपको पॉपअप शो करेगा कि आप 2 गलत दवाएं दे रहे हैं, लिहाजा आप इस पे गौर करें, इस पे फोकस करें कि आप क्यों ये दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ये तमाम जो चीज़ें होती हैं आपने मॉनिटर में इंटर करनी होती हैं अपने में, ताकि ये दोबारा बाद में आपको अगर कोई आप गलत मेडिसिन दे रहे हैं तो वो मॉनिटर जो होगा वो आपको पॉपअप शो करेगा, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं थेराप्यूटिक क्लास रिव्यू की। इन एवेल्यूएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस विद एन इस्टेब्लिश्ड थेराप्यूटिक क्लास। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो है फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन, यानी कि तमाम इंफॉर्मेशन से मुराद उसकी फार्माकोलॉजी का पता हो, उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स का पता हो, ठीक है, उसके ड्रग इंट्रैक्शन का पता हो, उसके एडवर्स इफेक्ट का पता हो, उसके यूज़ ऑफ इंडिकेशन, यानी कि एवरीथिंग जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाएगी? थेराप्यूटिक क्लास रिव्यू कहलाएगी, ठीक है बेटा। जो बेटा हम बात करेंगे वो है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस की। तो लेट्स सपोज अगर आपकी फार्मूलरी में
पेनाडोल लिखा हुआ है लेकिन वो फार्मूलरी में नहीं है, तो हम इसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक कोई और भी एसिटामिनोफेन का मालिक्यूल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं बेटा कि क्या क्या स्टैंडर्ड एलिमेंट्स है फार्मूलरी के। तो सर हम कहते हैं इसमें आ जाता है जेनेरिक नेम, आ जाता है ट्रेड नेम, आ जाता है थेराप्यूटिक एंड फार्माकोलॉजिकल क्लास, आ जाती है फार्माकोलॉजी की, आ जाती है उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, आ जाती हैं डायनामिक्स, आ जाती है इंडिकेशंस फॉर यूज़, आ जाते हैं क्लिनिकल स्टडी, आ जाती है एडवर्स इफेक्ट्स, आ जाते हैं ड्रग इंटरेक्शंस, आ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आज का हम इंशाल्लाह लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको इंशाल्लाह इंटर्नशिप के लास्ट पे मिल जाएंगे, आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हैं उनको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। मुझे हमेशा पहले की तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है, ना मेरे पास आपके ग्रेड्स हैं ना मेरे पास आपके नंबर्स हैं, फिर भी आप अपना टाइम निकाल कर पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।